नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर, विपिन और सुमेरा। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री पर लालू के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेताओं ने एक्स पर लिखा मोदी का परिवार। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने अपना बायो बदला है। कल पटना में लालू ने मोदी के परिवार पर उठाया था सवाल और मोदी ने भी कहा, पूरा देश मेरा परिवार। कल पटना की रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आज तेलंगाना के आदिलाबाद की रैली में प्रधानमंत्री ने लालू यादव का नाम लिए बिना इसका जवाब दिया। मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। इसके फौरन बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने नाम के आगे लिखा, मोदी का परिवार। एक्स पर बायो बदलने वाले नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर और प्रहलाद जोशी के साथ कई बड़े नेता शामिल रहे। 2019 में बीजेपी नेताओं ने राहुल के बयान के बाद अपने प्रोफाइल में मैं हूं चौकीदार जोड़ा था और अब विपक्ष ने एक बार फिर से बीजेपी को नया कैंपेन दे दिया है, मोदी का परिवार। और आपको बताएंगे बीजेपी ने कैसे लालू यादव समेत तमाम विपक्ष पर हमला बोला। लेकिन उससे पहले कल पटना में जन विश्वास रैली में लालू यादव के दिए उस बयान को भी सुन लीजिए, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आदिलाबाद की रैली में एक बार फिर से परिवारवाद पर हमला बोला और कहा कि जब भी मैं परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो विपक्ष मेरे परिवार पर हमला बोलने लगता है। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। पीएम मोदी के बाद बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन पर पलटवार किया गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लालू यादव समेत पूरे विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम पर लालू यादव ने अभद्र टिप्पणी की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी के लिए पूरा देश ही परिवार है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि 10 साल में पीएम ने एक भी छुट्टी नहीं ली। पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी का जनता जवाब देगी।
इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी नेता अपने बायो में बेरोजगारी और महंगाई का ब्यौरा क्यों नहीं लगाते। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पूरा देश मोदी का परिवार है। मोदी जी का परिवार मतलब 140 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही है मोदी परिवार। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं परिवारजनों कहकर इस देश को, तो उनका पवित्र भाव झलकता है। लालू जी परिवारवाद की बुनियाद पर, खरी राजनीति पर सिर्फ अपने परिवार के उन सदस्यों के अलावा न बिहार न देश को कोई परिवार मानते हैं। लालू जी ने क्या कहा मुझे संज्ञान में नहीं है, पर बीजेपी ने जिस तरीके का प्रोपोगेंडा या मैनेजमेंट व्यवस्था बनाई है, ये देश को ये बता दे अपने ही प्रोफाइलों पे, उनके ही सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कि रोजगार सबसे बड़ा बेरोजगार देश मेरा क्यों है, क्यों यहाँ का बच्चा 80% नशा करने लग गया, क्या कारण है कि आत्महत्या का ग्राफ सबका, वो चाहे किसान हो या युवा या महिला, सबसे ज्यादा बढ़ने लगा। ये मोदी जी काले धन का क्या हुआ और आपको मिलना था वो 15 लाख, उसका क्या हुआ, ये प्रोफाइल पे बताएंगे क्या? और वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि पूरा देश मोदी का परिवार है। कांग्रेस ने पूछा क्या आत्महत्या करने वाले नौजवान और किसान भी मोदी जी का परिवार हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश को अपना परिवार माना है। उन्होंने अपना पूरा जीवन और जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण इस देश को समर्पित किया है। लेकिन लालू यादव जैसे लोग केवल अपने परिवार, अपने बेटे और बेटी तक सीमित हैं। तो ये अपने परिवार तक सीमित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को परिवार माना है, दुनिया को परिवार माना है। तो इसलिए ऐसे छोटे लोग और क्या बोल सकते हैं? जिस परिवार का एक सदस्य आत्महत्या कर लेता है, वो किसान हो या वो नौजवान हो, इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी की है। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी के परिवार वाले बयान से बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। बीजेपी नेता जहां इसे पीएम का अपमान बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पटना में भी आम लोग पीएम के साथ खड़े नजर आए। देखिए, महिलाएं मेरे साथ हैं और ये बताइए, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी को कोई संतान नहीं है। अब अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अपने प्रोफाइल में लिख रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका पूरा देश ही परिवार है। आप बताइए ना। मैं तो बता रही हूँ जी, मैं भी हूँ मोदी का परिवार। हाँ, मोदी का परिवार है। हाँ, मैं भी मोदी से परिवार हैं। मोदी मेरे फैमिली के हैं, गर्व है, मोदी के परिवार हैं। क्या मोदी जी को कोई परिवार नहीं है? हम लोग हैं ना। आप हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? सामाजिक है, समाज सेवी का है। परिवार में 20-25 लोग हैं। तो सब मानते हैं कि मोदी जी आपके परिवार हैं? हम लोग मानते हैं। क्या नाम है आपका? समीरुल खताना। बताइए। मेरा नाम अमीना खातून है। हम लोग 30 साल से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम लोग मोदी जी के साथ सारी बहनें हैं।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मोदी जी सबके लिए किए हैं काम। मुंबई की मुस्लिम महिलाओं ने कलेक्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भेजा है। क्या खास है इस पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। महिलाओं के हित में केंद्र के एनडीए सरकार की योजनाओं के लिए मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद पत्र लिखा है। देखिए, इस पोस्टर में तमाम उन चीज़ों का जिक्र है कि किस तरह से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो। इसके अलावा ट्रिपल तलाक का जो रिवाज था उसको खत्म किया गया है। साक्षरता दर में भी मुस्लिम समाज में महिलाओं में खास तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए आरक्षण का भी जिक्र किया गया है। कलेक्टर को धन्यवाद पत्र सौंपने के बाद इन महिलाओं ने पीएम मोदी की तारीफ की। पूरा सपोर्ट है क्योंकि हम महिलाओं के लिए बहुत हित का सोचे हैं, इसीलिए हम उनको शुक्रिया पत्र प्रदान करते हैं। आप जानते हैं महिलाओं को लखपति बनाने की बात, आप जानते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने की बात, महिलाओं को शिक्षित बनाने की बात अगर किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। और आज विकास की ओर अगर महिलाएं जा रही हैं तो वो हमारे मोदी जी की देन है। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के सेहतमंद रहने और देश की तरक्की के लिए काम करते रहने की कामना भी की है। पीएम मोदी आज तमिलनाडु दौरे पर भी जाएंगे। चेन्नई में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री एक साथ कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। किसी भी दिन चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने अभी से कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 मार्च के बीच तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम 1,10,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तमिलनाडु दौरे पर आज शाम पीएम मोदी चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 मार्च को पीएम ओडिशा दौरे पर होंगे। 6 मार्च को पीएम एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। बारासात में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम बिहार के बेतिया जाएंगे। बेतिया से पीएम उत्तर बिहार को साधने की कोशिश करेंगे और 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए बेतिया में बड़ी तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी ने अपने दौरों को लेकर एक पोस्ट में कहा कि अगले 2 दिनों में मैं तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में विभिन्न कार्यक्रम में भाग लूंगा। जिन विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा वो कई लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे। अगर देखें तो पीएम मोदी अगले 9 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। और खबर यह भी आ रही है कि श्रीनगर में 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है। पीएम मोदी की रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, ये रविंदर रैना ने दावा किया है। लोकसभा के बाकी उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द मुमकिन है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की गई है। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की श्रीनगर कश्मीर में होने वाली इस रैली में शामिल होने वाले हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, 8 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। 8 मार्च को जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। उसके लिहाज से यह बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची 8 मार्च को आ सकती है। 8 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। संभावना यह है कि बैठक के बाद बीजेपी आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली में 29 फरवरी को भाजपा मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक से पहले कई उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने चौंकाते हुए कई उम्मीदवार बदल दिए। नए चेहरों को मौका दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी सरप्राइज देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे पहले उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा जिन सीटों पर दूसरे दलों की तरफ से उम्मीदवारी तय कर दी गई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है।
तापस रॉय ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, तापस रॉय 3 बार से टीएमसी विधायक रहे। ममता बनर्जी पर तापस ने लगाए हैं कई आरोप इस्तीफा देते वक्त। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 3 बार के विधायक रहे तापस रॉय ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तापस रॉय पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। तापस रॉय ने ममता बनर्जी पर अकेले छोड़ने का भी आरोप लगाया है। तापस रॉय का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय की रेड को हुए 52 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके समर्थन में एक शब्द नहीं कहा और उनके साथ नहीं खड़ी हुई, जबकि दूसरे नेता जिनके यहाँ रेड हुई ममता बनर्जी साथ खड़ी नजर आई। तापस रॉय का ये भी मानना है कि उनके यहाँ जो ईडी की रेड हुई थी उसके पीछे भी पार्टी के किसी नेता की साजिश थी। तापस रॉय के मुताबिक उनके इस फैसले के पीछे संदेश खाली जैसी घटना ने भी उन्हें सोचने को मजबूर किया है। हम आज तो इस्तीफा दिए हैं एमएलए सीट से। 1 मार्च को हम सभी जो जिम्मेदारी हमें दिया गया था सब कुछ से हम 1 मार्च इस्तीफा दे चुके हैं। अगर जब कुछ होगा तो हमको भी बोलना पड़ेगा, आप लोग पूछने से पहले, और हमको भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। वायरल वीडियो पर यूपी के बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र सिंह का बयान, निर्दोष साबित होने तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। छवि बिगाड़ने के लिए वीडियो वायरल किया। एआई डीप फेक तकनीक से वीडियो बना है। उपेंद्र सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये एआई तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। और पंजाब विधानसभा में एक बार फिर से सीएम भगवंत मान और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आज पढ़ूंगा एनु पढ़ूंगा, चलो आए करो, यही डिबेट करनी है, बैठो। पंजाब विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। आज सुबह भी किसान के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। हंगामा होने के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। दोबारा जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से हंगामा शुरू हो गया। मुद्दा अब किसानों से हटकर सीट शेयरिंग तक जा पहुंचा है। भगवंत मान कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को ये कहते नजर आए कि जाओ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कह दो कि कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गुजरात की लोकसभा सीट हम नहीं दे रहे हैं। गल्ला कर दो, गल्ला नहीं जा सकता। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन है। दिल्ली की 7 में से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन विधानसभा के अंदर की तस्वीर साफ कह रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान मचने वाला है। श्रद्धांजलि दो। सीएम साहब, ये तो एड्रेस करो जी। बैठो जी, बैठो बैठो बैठो। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पिछड़ा वर्ग पर सरकार का ध्यान नहीं है, ऐसा आरोप लगाया। जाति जनगणना के लिए संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जीएसटी से छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई है, ये कुछ कहते हुए नजर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। पार्टी क्रांतिकारी काम करती है। हम आजादी के लिए लड़े, हरी क्रांति के लिए लड़े, सफेद क्रांति के लिए लड़े, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया। अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और एमआरआई हो जाए। और हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमारी मदद करके ये काम करवा दें। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी के चलते खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। राजौरी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तकनीकी गड़बड़ी आई हेलीकॉप्टर में, जिसकी वजह से देखिए इस तरह से खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी इस हेलीकॉप्टर की। ये तस्वीरें राजौरी की हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग एक खेत में करानी पड़ी क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी आई हेलीकॉप्टर में, जिसके बाद ये हुआ। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में बजट में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का ऐलान हुआ है। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। बजट में वित्त मंत्री आतिशी का ये ऐलान हुआ है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि
राम राज नब गेस सुनो सच राचर जग माही, काल करम सुभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने आज कुछ इसी अंदाज में देश की राजधानी दिल्ली का बजट पेश किया। हर परिवार को सुख समृद्धि। आतिशी ने बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश किया। वहीं आप सरकार का ये 10वां बजट है। दिल्ली सरकार का ये बजट 76,000 करोड़ का है, जबकि पिछले साल का बजट 78,000 करोड़ था। बजट के दौरान आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल अक्सर राम राज्य की अवधारणा की बात करते हैं, जिसे दिल्ली सरकार ने साकार हम किया है। सभी जो सारे यहाँ पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और वोट के बदले नोट मामले में आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। नरसिम्हा राव मामले में फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। रिश्वत मामले में एमपी एमएलए को कोई छूट नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सदन में रिश्वत के मामले में कोई छूट नहीं दी जा सकती प्रिविलेज के नाम पर। 1998 में अनुच्छेद 105(2) के तहत दी गई थी छूट, जिस पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज पलट दिया। वोट के बदले नोट केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि सांसद और विधायक मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फैसले को पलट दिया है और कहा कि सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए बताया कि संसद हो या फिर विधानसभा, सदस्य क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 के तहत साफ कहा कि घूसखोरी मामले में सांसदों को भी कोई राहत नहीं दी जा सकती। सांसदों और विधायकों द्वारा सदन में वोट देने और मतदान करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 5 अक्टूबर 2023 को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट करने के लिए सांसदों को घूस दिए जाने का आरोप लगा था। इस मामले में नरसिम्हा राव और बूटा सिंह दोषी करार दिए गए थे। और ईडी के 8वें समन पर जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी से 12 मार्च तक का समय मांगा है। केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था। केजरीवाल एक बार फिर समन पर नहीं पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में 8वां नोटिस जारी होने के बाद जांच एजेंसी ईडी को जवाब दिया है। केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होंगे। हालांकि ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए तैयार नहीं है। ईडी दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से फिजिकली पूछताछ करना चाहती है। सोर्सेज से मिल रही जानकारी के मुताबिक ईडी का साफ कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। अगर देखें तो सीएम केजरीवाल को ईडी ने पहला समन 2 नवंबर को भेजा था, दूसरा समन 21 दिसंबर को भेजा गया था, तीसरा समन 3 जनवरी को भेजा गया। ईडी की तरफ से चौथा समन 17 जनवरी को आया, 5वां समन 2 फरवरी को भेजा गया, छठा समन 14 फरवरी को आया, 7वां समन 22 फरवरी को ईडी ने भेजा और 8वां समन 27 फरवरी को भेजा गया था, जिस पर केजरीवाल ने जवाब देते हुए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि ये राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर मामला सिर्फ पूछताछ से जुड़ा है तो ये पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है, लेकिन ईडी की नीयत ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेजा है, उसमें कहा है कि पूछताछ के लिए तैयार है, लेकिन वीसी के जरिए 12 तारीख के बाद। ऐसा कैसे? देखिए, अगर मामला सिर्फ सवालों का और उनके जवाबों का है तो ईडी को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बड़े बड़े वकील जो है लंदन से जो है पेश होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अगर प्राविधान नहीं है, प्रावधान क्या होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान था? सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान कर दिया। अब ईडी कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई ना है कि ईडी को इसमें परेशानी है। इससे ये बात साफ होती है ईडी के मन में षड्यंत्र है। ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ
अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करना। आप लाइव पूछताछ के क्यों कह रहे, प्रसारण क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं कि हमें छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जो सवाल हैं उनका जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे और पूरे देश में ईडी चाहे तो उसका प्रसारण, लाइव प्रसारण होता है, करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें छुपाना कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए 12 मार्च के बाद की कोई तारीख दी जाए, साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बड़ी खबर कांग्रेस के लिए गुजरात से आ रही है, जहां पर गुजरात से कांग्रेस को नया झटका लग गया है। वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस छोड़ दी है उन्होंने, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है अर्जुन मोढवाडिया ने। अर्जुन मोढवाडिया को लेकर जनवरी महीने में जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी थी, तब उनके इस्तीफे की खबरें उड़ी थी, तब उन्होंने कहा था ये महज अफवाह है। लेकिन एक बार फिर से अब ये बड़ी खबर जो कंफर्म होती हुई नजर आ रही है, खबर आ रही है कि गुजरात से कांग्रेस को नया झटका लगा है। वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस छोड़ दी है। सचिन पाटिल इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सचिन, क्या डिटेल्स और आ रही है, क्योंकि ये खबर जनवरी महीने में उठी थी और अब उनके पार्टी छोड़ने की खबर आ रही है। प्रीति, देखिए, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, विजुअल्स में अर्जुन मोढवाडिया जो कार्यालय पहुंचने से पहले ही उन्होंने ये निवेदन मीडिया के सामने दे दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं शंकर चौधरी, उनके सामने वो बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप भी दिया है। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और ऐसे में कि जब 7 तारीख को यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी, दाहोद से वो यात्रा पहुंचने वाली है और उससे पहले ये जो रेजिग्नेशन है अर्जुन मोढवाडिया, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता भी रह चुके हैं, इसके अलावा बड़ी जिम्मेवारियां उन्होंने कांग्रेस पार्टी में निभाई है और ऐसे में वो भी लोकसभा चुनाव से पहले उनका जाना, तो ये एक बड़ी जो लॉस है वो कांग्रेस के लिए है गुजरात में। और जो ओबीसी वोट बैंक है, वो ओबीसी वोट बैंक के लिए एक मतलब दिक्कत कांग्रेस के लिए खड़ी हो सकती है। और ये जो निवेदन उन्होंने उस समय भी दिया था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और कांग्रेस की तरफ से जो निवेदन आया था, तो उसको लेकर के भी एक तरह से उनकी नाराजगी थी कि ये जो रुख है कांग्रेस इख्तियार कर रही है वो नहीं करना चाहिए। और उस समय भी उनकी जो बेरुखी थी वो कहीं ना कहीं सचिन, क्या ये साफ साफ हो पाया है कि इस्तीफा देने के बाद कहां जा रहे हैं? क्या इसको लेकर उन्होंने कोई अपने पत्ते खोले, कोई क्लैरिफिकेशन दिया? देखिए समीर, सीधा एक कयास तो लगाया जा सकता है कि अर्जुन मोढवाडिया सीधे बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी तक उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन ये जो बातें हैं वो सामने चलकर आ रही हैं कि अर्जुन मोढवाडिया भारतीय जनता पार्टी में जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि कल या परसों में ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं। तो जो ये कांग्रेस का सिलसिला अर्जुन मोढवाडिया ने बरकरार रखा था, उसमें एक बहुत बड़ी जो लॉस है, बहुत बड़ा जो नुकसान है कांग्रेस पार्टी को गुजरात में, ये सामने जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़े नेता गुजरात में कांग्रेस का चेहरा अर्जुन मोढवाडिया ने इस्तीफा दे दिया है और अब खबर ये है कि हो सकता है कि आने वाले कल या परसों में बीजेपी का दामन थाम ले। ये चर्चा उनकी जनवरी महीने में भी उठी थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में रैट होल माइनर वकील हसन ने डीडीए के एमआईजी फ्लैट लेने के ऑफर को ठुकरा दिया है। वकील हसन के समर्थन में आज डीडीए मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। 28 फरवरी को डीडीए की तरफ से रैट होल माइनर वकील हसन के घर तोड़ने के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वकील हसन ने डीडीए के एमआईजी फ्लैट की पेशकश ठुकरा दी है। हसन के समर्थन में आज डीडीए मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ट्रेड यूनियन ने वकील हसन के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का फैसला किया था। जब खजूरी खास के श्रीराम कॉलोनी में गिराया गया, उसके बाद लगातार वो धरना प्रदर्शन पर अपने उसी प्लॉट के बाहर बैठे हैं जिसको डीडीए ने डेमोलिश किया था। और आज उनकी पत्नी तमाम लोगों के साथ यहाँ डीडीए के मुख्यालय पर दिल्ली में पहुंच गई है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इनकी मांग है कि जिस जगह पर प्लॉट पर मकान का डेमोलिशन किया गया, उसी प्लॉट को उन्हें दिया जाए, उसका मालिकाना हक उन्हें दिया जाए। दिल्ली के खजूरी खास श्रीराम कॉलोनी में 28 फरवरी को रैट होल माइनर वकील हसन का मकान डीडीए ने गिरा दिया था। वकील हसन ने उत्तराखंड के सिलकियारा में टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में अहम भूमिका निभाई थी और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चर्चा में आए थे।
और अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से आम आदमी पार्टी का दफ्तर शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2024 तक का शिफ्टिंग के लिए समय दिया हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट क्षेत्र में अभी फिलहाल ये दफ्तर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राउज एवेन्यू इलाके में स्थित अपने दफ्तर को खाली करने के लिए 15 जून तक का वक्त दिया है। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस मामले पर क्या कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी का ये राष्ट्रीय दफ्तर है, लेकिन इस पर फिलहाल खतरा मंडराया हुआ है। कोर्ट ने इसे 15 जून तक खाली करने के लिए कहा। इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? मेरे साथ में आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ है। प्रियंका जी, अब आगे क्या? देखिए, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने साथ में केंद्र सरकार के LNDO विभाग को भी कहा है कि आम आदमी पार्टी को एक ऑल्टरनेट लैंड अलॉट किया जाए। तो हम आशा करते हैं कि भाजपा बिना किसी गंदी राजनीति किए, बिना भेदभाव की राजनीति किए, हमें भी वहीं लैंड अलॉट करेगी जहां बाकी सब नेशनल पार्टीज का लैंड ऑफिस अलॉटेड है। वहीं से मैं आपका जो मतलब समझ रहा हूँ, जैसे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हम हैं, यहाँ पे ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, पीछे कांग्रेस का है, आगे जाएंगे तो बीजेपी का, इसी रोड पे आप कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे इर्द गिर्द और भी बहुत सारे पॉलिटिकल दफ्तर हैं जिसकी आपको जानकारी है। तो सेंट्रल दिल्ली ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर को होस्ट करती है और हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी और भेदभाव की राजनीति किए बिना हमें भी वहीं लैंड अलॉट करेगी ऑफिस के लिए जहां बाकी सब नेशनल पार्टीज का। और यूएई की राजधानी अबू धाबी में हाल ही में बने बैप्स हिंदू मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है और ये मंदिर खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूएई के BAPS हिंदू मंदिर में पहले दिन ही 65,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर की सुंदरता श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। मंदिर तो बहुत सुंदर है प्रभु जी, इसका कलाकारी जो बनाया गया है वो बहुत सुंदर है। यूएई में रहने वाले भारत के अलग अलग राज्यों के लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। विदेश में आकर ऐसा लग रहा था अकेला पड़ गया, पर आज भारत की जनता को यहाँ एकजुट, तमिल, तेलुगु, मलयालम, महाराष्ट्री, कुछ भी हो, गुजराती, पूरा भारत आज एक साथ दिख रहा है। मंदिर में सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्मों और समुदायों के लोग भी यहाँ की सुंदरता और भव्यता को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। बड़ा बढ़िया लगा और बहुत चंगा लगा थे आके। मंदिर में श्रद्धालुओं की हर सुविधा का बेहतर ध्यान रखा गया है। जो एमिनिटीज है, स्पेशली जो चप्पल वगैरह रखने के लिए सेपरेट जगह दिया हुआ है, हर चीज में मतलब इतना सेफ एंड अच्छा क्लीन एटमॉस्फेयर रखा हुआ है। मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को PM मोदी ने किया था।